क्या होता है जब एक दरोगा वर्दी की आड़ में इंसान नहीं हैवान बन जाए? जब स्कूल जाती बच्चियां तक खौफ में जीने लगें, माँ बाप शिकायत करने की हिम्मत न जुटा पाएं और गरीबों पर हर हफ्ते नए झूठे मुकदमे बना दिए जाएं। एक दिन एक ऐसा साधु गांव में आता है, चुपचाप, बिना कोई शोर किए। वो देखता है किस तरह खेत से लौटती बेटियों को गाड़ियों में खींचा जाता है, कैसे दरोगा की जीप के सायरन से पूरा गांव थर थर कांपता है। फिर वही साधु एक दिन थाने पहुंचता है, दरोगा के सामने खड़ा होता है और जब उसकी आवाज गूंजती है, मैं हूं जिला अधिकारी अजय त्रिपाठी और अब तेरा खेल खत्म, तो पूरा थाना, पूरा गांव और पूरी व्यवस्था कांप उठती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है उस इंसाफ की कहानी जो भेष बदलकर गांव की बेटियों की चीखें सुनने आया था। तो आइए देखिए इस दिल को झकझोर देने वाली पूरी कहानी, दरोगा यादव और भेष बदला न्याय। और हाँ, वीडियो देखने से पहले कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप या शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे अफसरों की कहानियां सबको सुननी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव का नाम जैसे ही कोई बाहरी सुनता था, उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक आ जाती थी। लोग कहते थे, वहां मत जाना, वहां कानून नहीं, दरोगा यादव चलता है। ये गांव अब गांव नहीं रहा था, ये एक ऐसा इलाका बन चुका था जहां डर हर सांस में घुला था। खेत में हल चला रही औरत हो या स्कूल जाती बच्ची, सबकी नजरें जमीन पर टिकी रहती थीं, क्योंकि अगर आंख उठा ली तो दरोगा सुरेंद्र यादव को बुरा लग जाता था। सुरेंद्र यादव, वो नाम जो खुद में एक डर बन चुका था। उसकी मूंछें तनी रहती थीं, जैसे हर वक्त किसी की इज्जत नोचने को तैयार हो। हर सुबह उसकी जीप का हूटर गांव के किसी कोने में गूंजता और किसी की सांसें थम जाती। स्कूल की घंटी भले बजे न बजे, यादव की जीप की आवाज जरूर रोज सुनाई देती थी। और जब भी वह स्कूल के रास्ते से निकलता, लड़कियां खिड़कियों से झांकने तक से डरती थीं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान रामधनी अपनी 16 साल की बेटी पूजा को लेकर थाने आया। पूजा 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर खामोशी। रामधनी ने डरते हुए कहा, हुजूर, मेरी बेटी को 2 बार स्कूल के रास्ते में किसी ने गंदी बात कही है। वो अब डर के मारे बाहर नहीं निकलती। दरोगा ने कुर्सी पर बैठे बैठे मुंह से हंसी फेंकी और बोला, बेटी सुंदर होगी तुम्हारी, तभी तो छेड़ी गई। अब क्या उसके लिए हम हर गली में पुलिस बैठाई? रामधनी की आंखें भर आईं। उसने बहुत विनती की, मगर दरोगा ने हंसते हुए 2 सिपाहियों को इशारा किया, ले जाओ इस बूढ़े को बाहर, बहुत समय खा लिया इसने हमारा। 2 जवान सिपाही उसे थाने से बाहर घसीट कर ले गए और वहीं दरवाजे के बाहर उसे धक्का दे दिया। पूजा चुपचाप देखती रही। थाने के सामने खड़ी बाकी औरतों ने देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। गांव में अब कोई औरत थाने नहीं आती थी। जो आती थी वो कभी लौटकर किसी से कुछ नहीं कहती थी। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी किसी बूढ़े आदमी से कर दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि वो अब बाहर न निकले। एक दूसरी घटना, 12 साल की गुड़िया स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में यादव की जीप रुकी और उसने खिड़की से झांकते हुए कहा, बहुत तेज चलती है तू, स्कूल के बाद मेरे बंगले पर भी पढ़ाई कर ले। गुड़िया भागकर घर पहुंची, मां से लिपटकर रोने लगी, लेकिन मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों में हाथ फेरा और दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद गुड़िया कभी स्कूल नहीं गई। गांव में डर इस कदर फैल चुका था कि अब लड़कियां नाम नहीं, चेहरों से पहचानी जाती थीं। वो जो यादव की जीप के सामने आई थी, वो जो एक बार थाने गई थी, वो जिसकी शादी जल्दी कर दी गई। खेतों में काम करने वाली महिलाओं को यादव के लोग चुपचाप ताकते थे। कोई कुछ बोलता तो अगली सुबह उसका ट्रैक्टर जब्त हो जाता या खेत में आग लग जाती। एक दिन गांव के ही एक नौजवान शिवा ने दरोगा से कहा, बहन के साथ जो किया उसका जवाब तो देना पड़ेगा। यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन को अपने घर में रखता तो जवाब नहीं देना पड़ता। और उसी रात शिवा के घर छापा पड़ा। चोरी के केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरी बार पेशी में उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं। पंचायत के लोग डरते थे। सरपंच को यादव ने 2 बार शराब की बोतलें भेजकर चुप करवा दिया था। अब पंचायत बैठती ही नहीं थी। गांव में अब कोई नहीं जानता था कि सही क्या है और गलत क्या। सबने बस एक ही चीज स्वीकार कर ली थी, जो यादव बोले वही कानून। शाम ढलती तो गांव के रास्ते सूने हो जाते थे। लोग कहते थे, जिसे अपनी बहन बेटी प्यारी हो, उसे सूरज डूबने से पहले घर में रहना चाहिए। औरतों की मुस्कान अब घर की 4 दीवारी में बंद हो गई थी। बाहर सिर्फ चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। दरोगा सुरेंद्र यादव का यह आतंक हवा में नहीं उगा था। उसके पीछे खड़ी थी एक ऐसी राजनीतिक छतरी जिसके नीचे भ्रष्टाचार खुलेआम फलता फूलता था। जिले के विधायक जगमोहन मिश्रा, एक ऐसा नाम जो चुनावों के समय तो जनता की चौखट पर खड़ा दिखता था, लेकिन बाकी दिनों में दरोगा जैसे गुंडों की फौज से अपना साम्राज्य चलवाता था। मिश्रा और यादव की जोड़ी किसी फिल्मी विलेन की जोड़ी जैसी लगती थी। यादव पुलिस की वर्दी में मिश्रा के लिए वो सारे काम करता था जो खुलेआम नहीं किए जा सकते थे। वोटरों को धमकाना, विपक्षी कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाना, बूथ कब्जा करना और चुनावी रैलियों में जबरन भीड़ जुटवाना। यादव को इसके बदले मिलता था खुला आकाश, चाहे जो करे। कोई उंगली उठाने वाला नहीं। थाने के बाहर जो नेमप्लेट थी, उस पर दरोगा यादव का नाम था।
लेकिन उस कमरे में असली ताकत मिश्रा के फोन कॉल से आती थी। गांव के एक नौजवान नेता रामबाबू ने एक बार हिम्मत की, मिश्रा के खिलाफ पंचायत में बोला कि हमारे दरोगा साहब अब पुलिस वाले नहीं रहे, दलाल बन चुके हैं। उसी रात उसके घर पुलिस आई, शराब बरामदगी का केस बना और रामबाबू को जेल में डाल दिया गया। जेल में उसने चिट्ठी लिखी जिसे किसी तरह डीएम ऑफिस तक पहुंचाया गया, लेकिन डीएम ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। वजह? वो भी जानता था कि मिश्रा का नाम सामने लाना अपने करियर को खत्म करने जैसा है। दरोगा यादव खुद को कानून से ऊपर समझता था, और शायद वो था भी। उसका फोन सीधा मंत्री जी तक जाता था। थाने में लगे सीटीवी कैमरे बस दिखाने के लिए थे, असली रिकॉर्डिंग्स कभी चालू नहीं रहती थीं। एक बार एक बूढ़ा शिक्षक हरिराम मास्टर यादव के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा। उसकी बहू को गांव के चौराहे पर यादव ने गाली दी थी। मास्टर साहब की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके शब्दों में अभी भी एक शिक्षक का संयम था। साहब, पुलिस की वर्दी आपकी है, लेकिन न्याय तो संविधान का है, ऐसा मत कीजिए। यादव ने एक लंबी जम्हाई ली, फिर धीरे से कहा, तेरा संविधान तेरे घर में होगा मास्टर, यहां मिश्रा जी का हुक्म चलता है। मास्टर साहब की शिकायत दराज में बंद हो गई। कुछ दिन बाद उनका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया गया जहां कोई स्कूल ही नहीं था। गांव में यह बात फैल गई। अब तो मास्टर लोग भी चुप हैं। पंचायत भवन के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसे गांव के लोग मिश्रा कक्ष कहते थे। वहां हर हफ्ते दरोगा यादव और मिश्रा का पीए मिलते थे। गांव के जमीन विवाद, वसूली के हिस्से, अगली ट्रांसफर पोस्टिंग सब वहीं तय होते थे। और अगर कोई लड़की बहुत हिम्मती निकलती, शिकायत करती, ज्यादा बोलती, तो मिश्रा की गाड़ी में बैठाकर ले जाई जाती, समझाइश दी जाती। गांव वालों ने यह देखा, पर कभी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। राजनीति अब सेवा नहीं, सौदा बन गई थी, और दरोगा यादव उस सौदेबाजी का मुख्य दलाल था। गांव में एक शब्द बहुत चलने लगा था, सत्ता के लोग जब अपराधियों से हाथ मिलाए, तब आम आदमी सिर्फ डरता नहीं, टूटता है। इस टूटे हुए डर की नींव पर खड़ा था सुरेंद्र यादव का साम्राज्य, जहां हर जुर्म के पीछे कोई न कोई नेता खड़ा होता था, और हर शिकायत एक चाय की प्याली और 100 रुपए की घूंस में दफन हो जाती थी। और उस सत्ता की छाया में एक दिन दरोगा ने वो किया जो गांव की बेटियों की जिंदगी ही बदल गया। अब गांव की गलियां पहले जैसी नहीं रहीं। कभी जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। स्कूल के समय पर भी लड़कियां घरों में दुबकी रहती थीं। खेतों में काम करने वाली युवतियां अब अपने भाइयों या बूढ़ी माओं के साथ ही जाती थीं, वो भी दोपहर में, जब दरोगा यादव आमतौर पर अपने कमरे में शराब पी रहा होता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि डर अब सिर्फ आंखों में नहीं, सांसों में भर चुका था। लड़कियां बात नहीं करती थीं, और माँ बाप अब उनकी चुप्पी को सुरक्षा समझने लगे थे। 15 साल की सोनिया, जो हर परीक्षा में अव्वल आती थी, एक दिन कॉलेज जाने के लिए निकली। कॉलेज गांव से 8 किलोमीटर दूर था, और उसे हर दिन पगडंडी वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता था। वो रास्ता एक समय हरियाली और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसे दरोगा का रास्ता कहा जाता था, क्योंकि अक्सर यादव की जीप उसी ओर जाती थी। उस दिन सोनिया ने अपने बैग में किताबें नहीं, एक चाकू रखा था। मां ने कहा था, जरूरत पड़े तो खुद को बचा लेना। सोनिया अभी रास्ते में आधे पहुंची ही थी कि दरोगा यादव की जीप आ गई। उसने गाड़ी रुकवाई और खिड़की से झांक कर बोला, कहां जा रही हो मेम साहब, चलो हम छोड़ देते हैं। सोनिया ने मना किया। जीप से एक सिपाही नीचे उतरा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। सोनिया भागी, लेकिन रास्ता संकरा था। यादव ने खुद उतरकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसी समय सोनिया का भाई अर्जुन वहां पहुंच गया। वो पीछे पीछे आ रहा था, चुपचाप, क्योंकि उसे बहन की आंखों का डर समझ आ गया था। हाथ मत लगाना मेरी बहन को, अर्जुन चिल्लाया। यादव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। बहन को सड़क पर चलाना सिखा दो पहले, नहीं तो हम सिखा देंगे। अर्जुन ने धक्का दे दिया। यादव गिरा नहीं, लेकिन उसके अंदर की आग भड़क गई। उसने सिपाहियों को इशारा किया, ले जाओ इसे। अर्जुन को उसी शाम थाने ले जाया गया। अगली सुबह अखबार में खबर थी, चोरी के संदेह में एक युवक गिरफ्तार। सोनिया की मां थाने पहुंची, रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन जवाब मिला, सबूत है हमारे पास, चोरी की योजना बना रहा था। गांव की एक और बेटी अंजलि स्कूल से लौटते हुए खेत के किनारे खड़ी हुई थी। सादे कपड़ों में एक आदमी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हमसे दोस्ती कर लो, नहीं तो अगली बार स्कूल की बजाय कहीं और ले जाएंगे। अंजलि कांपते हुए घर पहुंची। बुखार चढ़ गया। पिता थाने गया, लेकिन यादव ने थूकते हुए कहा, तुम्हारी बेटी की अक्ल ज्यादा तेज है, पढ़ाई की जगह शादी कर दो। 3 दिन बाद अंजलि की शादी तय कर दी गई, एक 40 साल के आदमी से, जो गांव के बाहर दुकान चलाता था। वजह सिर्फ इतनी थी कि अब बेटी को बचाना था, पढ़ाना नहीं। राधा, जो हाई स्कूल पास कर चुकी थी, उसने हिम्मत दिखाई। वो दरोगा के खिलाफ थाने में शिकायत लेकर पहुंची। शिकायत लिखी गई, लेकिन अगले दिन उसके पिता पर अवैध शराब रखने का केस बना। रात में पुलिस आई और उन्हें पीटते हुए उठा ले गई। राधा को समझ आ गया, यहां शिकायत नहीं, चुप्पी बचाव है। अब गांव की औरतों में बस एक वाक्य चलता था, उसके सामने मत आना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़कियां अब अपने नाम से नहीं जानी जाती थीं, वे सिर्फ वो थीं जो अभी तक सुरक्षित थीं।
शाम के बाद अगर कोई लड़की बाहर दिख जाए तो बूढ़े लोग कहते, बचपन नहीं रहा अब, ये समय अब बेटियों के लिए नहीं। हर दिन एक नई कहानी थी, एक नई बेटी, एक नई बेइज्जती, एक नई चुप्पी। और इस डर के साए में पलती एक पूरी पीढ़ी जो अपने ही गांव में अपने ही घर की दीवारों से बाहर सांस लेने से डरती थी। गांव की मिट्टी अब उस आहट से कांपने लगी थी जिसे पहले सिर्फ अफवाह समझा जाता था। जिसने मुंह खोला उस पर केस ठोका गया। यह अब सिर्फ कहावत नहीं थी, ये रोज की हकीकत बन चुकी थी। दरोगा सुरेंद्र यादव ने थाने को कानून का मंदिर नहीं, अपना निजी दरबार बना रखा था, जहां फैसले न्याय से नहीं, रंजिश और रिश्वत से तय होते थे। झूठे मुकदमों का अड्डा बन चुका था थाने का रोजनामचा। हर तीसरे दिन कोई नया नाम उसमें जुड़ता। एक मजदूर पर चावल चोरी का केस, एक बुजुर्ग पर अवैध शराब बेचने का आरोप और एक युवक पर बाइक चोरी का झूठा इल्जाम। गांव का रामसेवक जो ईंट भट्टे पर काम करता था, अपने बेटे की फीस भरने के लिए 2 महीने से पैसे जोड़ रहा था। एक दिन जब वो शहर से लौट रहा था, रास्ते में पुलिस ने उसे रोका। उसकी थैली में 3000 रुपए थे। यादव के आदमी ने देखा, पूछा नहीं, सीधे जब्त कर लिए और कहा, ये रुपए नक्सली फंडिंग के लिए थे। रामसेवक जेल चला गया और उसके बेटे की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। शांता देवी, एक विधवा महिला जिसकी झोंपड़ी के बाहर कभी कभी 4 लोग चाय पीने आ जाते थे। दरोगा के सिपाही आए, बोले, यहां जुआ चलता है। और 2 दिन बाद उस पर सार्वजनिक स्थान पर अवैध जमावड़े का मुकदमा दर्ज हो गया। गांव का एक सीधा सादा चरवाहा भोला, जो हर दिन अपनी भैंसें लेकर नदी किनारे जाता था, उस पर गायब लड़की को भगाने का केस लगा। लड़की गांव में ही मिल गई थी, लेकिन एफआईआर वापस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दरोगा ने कहा, अब यह केस चलेगा ताकि गांव वालों को समझ आ जाए कि मजाक नहीं है हमारा कानून। सत्यवान, एक गरीब किसान जो बस इतना चाहता था कि उसके खेत की जमीन खाली करवाई जाए जो पड़ोसी ने कब्जा कर रखी थी, उसने तहसील में दरखास्त दी। यादव को यह बात नागवार गुजरी। 2 दिन बाद सत्यवान पर चोरी का केस बना और उसके खेत पर खुद पुलिस बुलाकर कह दिया, यह जमीन सरकारी है। अब हालात ये हो गए थे कि अगर कोई यादव के खिलाफ आवाज उठाता तो पूरा परिवार उसकी सजा भुगतता। लड़के पर केस, पिता की पिटाई, मां की बेइज्जती और बहन की शादी रुकवा दी जाती थी। गांव में अब एक नया चलन बन गया था। शिकायत करने से पहले लोग सोचा करते थे कि क्या हम मुकदमा झेल पाएंगे, क्या पुलिस की रात की रेड, उनके हाथों की मार और समाज की आंखों का तिरस्कार सह पाएंगे। पंचायत के पास भी अब कोई अधिकार नहीं रह गया था। जब भी कोई मामला आता, सरपंच बस इतना कहता, भाई जो है वो दरोगा ही देखेगा, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। और यही हाथ अब एक और पिता के बंधन बन गए। किशनलाल की छोटी बेटी माया जब खेत से लौटते समय रोती हुई आई तो उसने कहा, अब्बा मुझे थाने नहीं जाना, मुझसे एफआईआर मत करवाओ, मैं बस जीना चाहती हूं। किशनलाल ने उस रात थाली नहीं छुई। उसने माया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तू ठीक है, बस इतना ही काफी है। और अगले दिन गांव में चर्चा थी, अब यह केस नहीं बनेगा। गांव अब 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक वो जो चुप थे और एक वो जो झूठे केस में जेल में थे। थाने की दीवारें अब गवाही देती थीं। वहां न्याय नहीं होता था, वहां डर बिकता था। और यादव उसका सबसे बड़ा सौदागर था। गांव में जितनी चुप्पियां थीं उतनी ही अधूरी कहानियां थीं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने उस चुप्पी की दीवार में पहली दरार डाली। विकास की कहानी। विकास एक तेज तर्रार नौजवान जो शहर से बीए कर लौटा था, अपने पिता की तरह किसान, लेकिन सोच में निडर और जुबान में सच। जब वो गांव लौटा तो उसे सबसे पहले वो बदलाव दिखा जो उसकी बहन की आंखों में था। डर जो पहले कभी नहीं था। उसकी छोटी बहन काजल जो 10वीं की छात्रा थी, अब स्कूल से आते वक्त बोलती नहीं थी, न ही मुस्कुराती थी। विकास ने मां से पूछा, लेकिन मां ने सिर झुका लिया। एक दिन जब विकास खेत में सिंचाई कर रहा था, काजल दौड़ती हुई आई। कपड़े की हालत अस्त व्यस्त थी। रोते हुए बोली, भैया दरोगा साहब की जीप आ गई थी, उन्होंने रोकने की कोशिश की, मैंने भाग लिया। विकास के सिर में खून दौड़ गया। वो बहन की हालत देख चुप नहीं रह सका। बिना एक पल गंवाए थाने पहुंच गया। सुरेंद्र यादव कहां है? उसने दहाड़कर पूछा। सिपाही हंसा, क्यों रे हीरो, फिल्म चल रही है? विकास ने सामने रखे मेज को धक्का दिया और चिल्लाया, उसने मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश की है, अब एफआईआर लिखो। थाने में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल दरोगा यादव कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें नशे में थीं, पर आवाज में वही घमंड, वही सत्ता की गूंज। बहुत तेज बोलता है तू, अबे तेरे जैसे 5 देखे हैं मैंने। विकास ने फिर से वही बात दोहराई, एफआईआर लिखो, मेरी बहन की इज्जत से खेला है तू। यादव ने मुस्कुराकर सिपाही से कहा, बंदूक लाओ। और फिर सब कुछ एक झटके में हुआ। दरोगा ने बंदूक उठाई, हवा में नहीं, सीधे विकास के सीने पर तानी। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ, और फिर धाएं। गांव की सड़कों पर खबर आग की तरह फैली, विकास को पुलिस ने मार दिया। अखबारों में छपा, शातिर अपराधी विकास यादव को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। टीवी पर लिखा था, नक्सल लिंक, पुलिस ने बहादुरी से किया एनकाउंटर। गांव के लोग सन्न थे। जो लड़का कल तक खेत में हंसते हुए काम करता था, वो आज एक अपराधी बन गया था कि चीखें किसी अखबार में नहीं छपी। मां ने चुप रहना चुना, क्योंकि रात को दरोगा का आदमी पैसे और धमकी दोनों लेकर आया था। अगर मुंह खोला तो बेटी अगली होगी। विकास का अंतिम संस्कार भी जल्दी में करवा दिया गया।
कोई दाह संस्कार नहीं, कोई विदाई नहीं। गांव वालों को बुलाने की इजाजत नहीं दी गई। मगर एक चीज रह गई। उस रात गांव की छतों पर नींद नहीं आई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी ने सोचा, अगर विकास जैसे पढ़े लिखे लड़के को गोली मार दी गई तो हमारे बेटे किस गिनती में हैं। अगली सुबह स्कूल के बाहर एक कागज चिपका मिला। आज से स्कूल बंद रहेगा, अगला आदेश आने तक। लड़कियों की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि डर ने आंसू भी छीन लिए थे। लेकिन विकास की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो पूरे गांव की रीढ़ पर मारा गया वार था। और ये वार अब किसी अकेले पर नहीं था, ये अब गांव के भविष्य पर था। यादव ने एक मां से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई और पूरे गांव से उसका भरोसा छीन लिया था। पर इस बार किसी के भीतर कुछ जलने लगा था। जिला अधिकारी अजय त्रिपाठी के सामने जब विकास की फाइल आई तो उसके हाथ एक पल को ठिठक गए। फाइल में दर्ज भाषा, तस्वीरें और पुलिस बयान में जितनी सजगता थी, उतना ही झूठ भी था। कागज कह रहे थे विकास एक शातिर अपराधी था, जबकि गांव से आई गुमनाम चिट्ठियां कुछ और ही चीख रही थीं। साहब, विकास निर्दोष था, उसे मार दिया गया। 3 दिन के भीतर डीएम ऑफिस में एक के बाद एक शिकायतें आने लगीं। सोनिया की मां ने लिखा कि उसकी बेटी को बार बार पुलिस तंग करती है। किसी ने गांव की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की बात कही, और एक लड़की ने तो अपनी चिट्ठी में सिर्फ 3 शब्द लिखे, हमें बचा लीजिए। अजय त्रिपाठी ने उस शाम अपनी खिड़की से आसमान की ओर देखा। वो जानता था, कोई सामान्य जांच इन सड़े हुए तंत्र को नहीं उखाड़ सकती। दरोगा यादव नेता से जुड़ा था, विधायक जगमोहन मिश्रा का सीधा आदमी था। अगर वह सीधा कार्रवाई करता तो जवाब में फोन आता ऊपर से, और फिर ट्रांसफर, जांच रोकने का आदेश, और यादव को पहले से भी ज्यादा खुली छूट। लेकिन त्रिपाठी कोई आम अफसर नहीं था। उसने प्रशासनिक सेवा में आने का वचन अपनी मां की चिता के सामने दिया था। जहां जरूरत हो वहां अफसर नहीं, इंसान बनकर काम करूंगा। रात को उसने एक निर्णय लिया, वह खुद जाएगा, लेकिन डीएम बनकर नहीं। वो गांव को देखेगा जैसे कोई बाहर वाला देखता है, बिना वर्दी, बिना रुतबे। अगली सुबह ऑफिस नहीं गया। सादा कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बिखरे, आंखों में थकान का अभिनय और हाथ में एक छोटा थैला। उसमें सिर्फ एक अंगवस्त्र, एक गीता और कुछ रूखी सूखी रोटियां। मैं साधु बनकर जाऊंगा, उसने अपने विश्वसनीय ड्राइवर रामकिशोर से कहा। और जब तक सच खुद मेरी आंखों के सामने ना आए, लौटूंगा नहीं। गांव के बाहर बसे हनुमान मंदिर के पीछे उसने झोंपड़ी बनवाई। गांव वालों से कहा गया, एक साधु आया है, साधना कर रहा है, भिक्षा नहीं लेता, बस रोज थोड़ी खिचड़ी मांगता है। पहले दिन से ही अजय ने वो देखा जो कागजों में नहीं लिखा था। मंदिर में 2 बच्चियां आईं। उनके पांव कांप रहे थे, पर माथे पर भय से भी गहरा कुछ था। एक औरत आई जो अपनी 5 साल की बच्ची के लिए प्रसाद मांग रही थी। साधु बाबा, कोई दुआ दो कि मेरी बच्ची कभी थाने ना पहुंचे। अजय त्रिपाठी के भीतर गुस्से की चिंगारी सुलगने लगी। तीसरे दिन खेत में घूमते हुए उसने देखा कि किशन लाल अपनी बेटी माया को पढ़ने से रोक रहा था। बिटिया, पढ़ाई से क्या मिलेगा, देख विकास को। अजय रात रात भर मंदिर के आंगन में बैठा गांव के हालात सुनता रहा। उसके पास अब कोई सरकारी डायरी नहीं थी, सिर्फ वो सच्चाई थी जो फाइलों के बाहर पड़ी थी, कीचड़ में, खेतों में, आंखों में, लड़कियों की चुप्पियों में। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चमकी और अंधेरे में उसने देखा एक औरत मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, कांपती हुई। पास जाकर पूछा, कौन हो बेटी? उसने कहा, मैं अंजलि हूं, खेत से लौट रही थी। यादव फिर दिखा? त्रिपाठी ने पूछा। क्यों नहीं जाती थाने? अंजलि ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे भरोसा नहीं था कि यह सवाल भी किया जा सकता है। थाने जाओ तो पहले इज्जत उतरती है, फिर शिकायत दर्ज होती है। साधु ने चुपचाप सिर झुकाया। अगले दिन अंजलि को साथ लेकर वहीं साधु, जो असल में डीएम था, थाने पहुंचा। अंदर बैठा दरोगा यादव चाय पी रहा था। अंजलि ने कांपते हुए बोला, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, एफआईआर लिखिए। यादव ने बिना सिर उठाए पूछा, गवाह है? मैं हूं, साधु बोला। दरोगा ने साधु को ऊपर से नीचे देखा, फटे कपड़े, गीली धोती, गले में झपमाला, और हंस पड़ा। ढोंगी बाबा, ये नया धंधा है क्या, थाने आकर हीरो बनने का? अंजलि को झिड़क कर भगा दिया गया। साधु को धक्के मारकर बाहर किया गया। पर उस रात डीएम त्रिपाठी के भीतर का आग अब धैर्य की सीमा पार कर चुका था। अब बहुत हो गया, अब न्याय नहीं, फैसला होगा। गांव की हवाओं में कुछ बदला बदला सा था। वह साधु जो पहले चुपचाप मंदिर के पीछे बैठा रहता था, अब लोगों की आंखों में झांकने लगा था। उसकी नजरें अब बस दर्शन नहीं, दस्तावेज बन गई थीं। हर चेहरा, हर चुप्पी, हर कांपता कंधा अब उसके भीतर जलती उस अग्नि को हवा दे रहा था, जिसे उसने सालों अफसरी में दबा कर रखा था। अजय त्रिपाठी को अब यह समझने में देर नहीं लगी कि यहां की पीड़ा सिर्फ शिकायत नहीं थी, यह वो जहर था जो पीढ़ियों से लोगों की आत्मा में भर चुका था। कोई लड़की अगर हंसती हुई दिख जाए तो गांव के बूढ़े उसे फटकारते, समझदार बन, हंसी मत हंस, यहां हंसी भी खतरनाक है। गांव की जिन गलियों में लड़कियां खेलती थीं, अब वो गलियां वीरान थीं। लेकिन एक दिन जब अजय गांव के उत्तर छोर पर बने पीपल के नीचे बैठा था, उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, बाबा, बाबा। वो मुड़ा। एक 7 साल की बच्ची खड़ी थी, आंखों में गीलापन। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां कहती है, भगवान सब देखता है, तो आप क्यों चुप हो?
अजय कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों में वही धुंध छाने लगी जो तब आती है जब गुस्सा आंसुओं से टकराता है। वह उठा और उस दिन खुद उन घरों में गया जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द सुनने को मिला था। सोनिया, जो अब घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, जब साधु बाबा ने उसका हाल पूछा तो उसका पिता बोला, साहब, हमारी बेटी अब बोली नहीं बोलती, डर से गूंगी हो गई है। अंजलि, जिसने उस दिन थाने में बेइज्जती झेली, अब हर शाम मंदिर आकर बाबा के पास बैठती थी, जैसे कोई बिखरी आत्मा कोई सुकून की जगह खोज रही हो। अजय अब गांव में चुप नहीं घूमता था। अब वो सबका दर्द सुनता, लेकिन कुछ कहता नहीं। उसके भीतर कुछ आकार ले रहा था, जैसे कोई तूफान जो अभी रुका हो, पर कब फूट पड़े ये कोई नहीं जानता। और फिर वो दिन आया जब दरोगा यादव का वहशी चेहरा अजय ने खुद अपनी आंखों से देखा। शाम के वक्त खेत से लौटती एक लड़की, जिसे गांव की जुबान में लोग मंगली की बड़ी कहते थे, रोती हुई मंदिर पहुंची। उसके हाथ में दरारें थीं, कपड़े फटे थे। उसने रास्ता रोक लिया। बाबा, कहा कि आज खेत नहीं बंगला चल। अजय के भीतर एक लहर दौड़ गई। अब यह सिर्फ सुनना नहीं था, अब समय था देखने का। अगले दिन वह खुद उसी लड़की को साथ लेकर फिर थाने पहुंचा। एक आखिरी बार, एक आखिरी कोशिश। दरोगा यादव ने उन्हें देखते ही कहा, अरे ढोंगी फिर आ गया, पिछली बार मार मार कर भगाया था, फिर आया। अजय चुप रहा। लड़की ने कांपते हुए शिकायत की, तू तो उसी मंगली की बेटी है ना? यादव हंसा, वो भी अच्छी थी, तू भी बुरा नहीं दिखती। ये सुनते ही साधु के हाथ की माला जमीन पर गिर गई। FIR लिख, उसने धीमी आवाज में कहा। क्यों? तू है कौन बे? थाने के बाहर धक्के खा रहा है और मुझे सिखा रहा है? यादव हंसते हुए बोला, मैं हूं वो जो तेरे जैसे की औकात तय करता है। क्या बोले बे? अजय ने अपनी धोती के भीतर से जेब में छुपा पहचान पत्र निकाला। सिपाही हंसते हुए आगे बढ़ा, अब ये क्या ड्रामा है बाबा? अगले ही पल अजय ने वो पहचान पत्र उसकी आंखों के सामने फेंका। अजय त्रिपाठी, जिला अधिकारी, जनपद रामपुर। थाने में सन्नाटा छा गया। सिपाही पीछे हट गया। यादव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। तू तू क्या मजाक कर रहा है? लेकिन अब मजाक नहीं था, यह सच था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शब्द गले में अटक गए। अजय त्रिपाठी उसकी ओर बढ़ा, एक एक कदम जैसे खुद न्याय बनकर चल रहा हो। अब तेरी अदालत खत्म, अब बारी है जनता की। थाने की हवा बदल चुकी थी। वो चौकीदार जो कल तक हंसते हुए लोगों को भगा देता था, आज दीवार के किनारे से कुड़कर खड़ा था। सिपाही जो 2 दिन पहले एक साधु को धक्का दे रहा था, आज उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो साधु कोई साधु नहीं, जिला अधिकारी था। दरोगा सुरेंद्र यादव के चेहरे से रंग उड़ गया था। कुर्सी पर बैठा उसका शरीर कांप रहा था और उस कांपती हुई देह के सामने खड़ा था अजय त्रिपाठी। अब बिना जपमाला, बिना धोती, बल्कि उस स्वरूप में जो प्रशासन का असली चेहरा होता है, सच्चा, निडर और न्यायप्रिय। अब कुछ कहेगा सुरेंद्र यादव? यादव ने गला साफ किया। साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अजय ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तेरा काम लड़कियों को उठाना है, झूठे केस बनाना है, FIR न लिखकर नेताओं को खुश करना है। यादव की आंखें गीली हो चुकी थीं। अब वो दरोगा नहीं, एक डरा हुआ मुजरिम लग रहा था। तेरी वर्दी तेरी पहचान थी, अब तेरी सजा बनेगी। अजय ने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। CID कंट्रोल रूम में DM अजय त्रिपाठी, थाना रामपुर को तुरंत सील किया जाए और दरोगा सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जाए। सभी केस फाइल्स, FIR रजिस्टर, CCTV हार्ड ड्राइव सब जब्त किए जाए। टीम को आधे घंटे में पहुंचने को कहिए। फोन रखते ही उसने थाने की दीवार की ओर इशारा किया और सिपाही से कहा, उतारो इसका नेम प्लेट। ये अब दरोगा नहीं, मुजरिम है। कुछ ही देर में 3 सफेद गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकीं। CID की टीम, महिला सुरक्षा विभाग और विशेष निगरानी शाखा के अफसर उतरते ही काम में लग गए। थाने के दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई थी। वही गांव वाले जो कल तक इस दरवाजे को देखते हुए डरते थे, आज वहां खड़े थे। आंखों में सवाल नहीं, उम्मीद थी। और फिर वो दृश्य हुआ जिसे गांव की आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। अजय त्रिपाठी ने खुद यादव का कॉलर पकड़ा और उसे थाने से बाहर खींचते हुए लाया। यह है तुम्हारा दरोगा, वो चिल्लाया, जिसने तुम सबकी बेटियों को डर के साए में जीने को मजबूर किया। आज वो खुद कानून के सामने गिड़गिड़ा रहा है। गांव की महिलाओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। CID अधिकारियों ने थाने की हर अलमारी, हर फाइल की छानबीन शुरू की। दर्जनों झूठे मुकदमे निकले, जिनमें से कई का कोई गवाह ही नहीं था, बस एक सिपाही का झूठा बयान। एक हार्ड ड्राइव में वो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें यादव नेता जगमोहन मिश्रा से बात कर रहा था। हाँ मिश्रा जी, लड़की तैयार है, भेज दूं? ये सुनते ही महिला अफसर का चेहरा भी सख्त हो गया। ये सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, मानव तस्करी तक की जड़ें हैं। यादव को हथकड़ी पहनाई गई। गांव की सड़कों से होकर उसे ले जाया गया। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सामने आया, रामधनी, जिसकी बेटी की शिकायत पर यादव ने उसे पीटा था। रामधनी ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ में आया, भगवान भेष बदल कर आते हैं। जब यादव की गाड़ी गांव के बाहर निकली, गांव में ढोल नहीं बजे, लेकिन आंखें मुस्कुराईं। सोनिया, अंजलि, राधा अब थाने के बाहर खड़ी थीं, डरते नहीं, गिनती करते हुए। कितनी झूठी FIR थी, कितने लोग बंद थे, कितने अब छूट सकते हैं। थाने पर एक बड़ा पोस्टर चिपका गया।
इस थाने को भ्रष्टाचार मुक्त किया गया है, जिला अधिकारी अजय त्रिपाठी ने कहा। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये तुम्हारी आवाज की वापसी है। अब कानून का डर नहीं, उसकी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। गांव के बच्चे जो कल तक सड़कों पर खेलने से डरते थे, अब थाने के सामने पतंग उड़ाने लगे थे। गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले जहां लोग सूरज की रोशनी से पहले डर की छाया में जगते थे, वहां अब खिड़कियां खुली रहने लगी थीं। हवा में वह पुरानी घुटन नहीं थी, जैसे किसी ने बरसों से बंद पड़े मन के दरवाजे खोल दिए हों। दरोगा सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई थी। अखबारों की हेडलाइनों में एक ही खबर थी, गुप्त भेष में पहुंचे डीएम ने रंगे हाथों पकड़ा दरोगा यादव, थाने को किया सील, मानव तस्करी व बलात्कार के केस दर्ज। नेताओं की घबराहट साफ दिखने लगी थी। विधायक जगमोहन मिश्रा ने पहली बार कैमरे के सामने कहा, अगर कोई अपराध हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनता जानती थी कि ये शब्द अब कोई मायने नहीं रखते। अब जनता खुद जाग चुकी थी। गांव की वो लड़कियां जो कल तक अपने ही घर की छत पर नहीं चढ़ती थीं, अब स्कूल जा रही थीं। सोनिया ने एक बार फिर अपनी किताबें उठाई और अंजलि ने अपने पुराने टीचर को फोन किया। सर, क्या मुझे वापस दाखिला मिलेगा? तुम जैसी लड़की को तो अब टीचर बनना चाहिए, जवाब मिला। राधा, जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार कोर्ट का नाम सुना था, अब महिला अधिकार कार्यकर्ता बनना चाहती थी। डीएम अजय त्रिपाठी ने खुद गांव के स्कूल में एक सभा आयोजित की, जहां हर परिवार को बुलाया गया। वहां मंच पर खड़ी वो लड़कियां थीं जिनकी कहानियां एक वक्त गांव के लोगों की चुप्पियों में दफन थीं। अब ये सिर्फ पीड़िता नहीं, परिवर्तन की मिसाल है, अजय ने कहा। इनका नाम अब कोई डर से नहीं, गर्व से लेगा। गांव के थाने पर अब नया दरोगा नियुक्त किया गया, एक महिला अधिकारी, नाम था सरिता सिंह। पहले ही दिन उसने कहा, अब यह थाना डर नहीं, भरोसे की जगह बनेगा। उसने आदेश दिया कि हर शनिवार जन सुनवाई दिवस रखा जाएगा, जहां महिलाएं आकर अपनी बात बिना डर कह सकेंगी। दीवारों पर महिला हेल्पलाइन के पोस्टर लगे, एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करने के विकल्प शुरू हुए, और सबसे जरूरी, अब थाने का दरवाजा भीतर से नहीं, बाहर से खुलता था। पुराने केसों की समीक्षा हुई। जिन लोगों पर झूठे मुकदमे थे, उन्हें क्लीन चिट दी गई। राम सेवक, जिसकी मेहनत की कमाई को नक्सली पैसा बताया गया था, अब उसका बेटा सरकारी छात्रवृत्ति पर पढ़ रहा था। किशन लाल की बेटी माया, जो चुप रहती थी, अब स्कूल में बाल सुरक्षा जागरूकता अभियान की वॉलंटियर बन गई थी। डीएम अजय त्रिपाठी ने जाते समय पंचायत भवन में एक आखिरी बैठक की। मैं यहां अफसर बनकर नहीं, इंसान बनकर आया था, उन्होंने कहा, और आज मैं देख रहा हूं गांव ने खुद को वापस पा लिया है। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने पहली बार थाने के सामने फूलों की माला बांधी। बच्चों ने दीवारों पर चित्र बनाए जिसमें पुलिस वाले हंस रहे थे और लड़कियां स्कूल जा रही थीं। एक 7 साल की बच्ची ने अपने रंगीन चित्र में एक आदमी को साधु के कपड़े में दिखाया और उसके नीचे लिखा, ये हमारे गांव के भगवान हैं। वो साधु अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी छाप हर दिल में थी। दरोगा यादव और उसके सभी सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट, पोक्सो और धारा 376 के अंतर्गत केस चल रहा था। गवाही देने वाले अब चुप नहीं थे, उनके पीछे अब कानून खड़ा था, एक ऐसा कानून जो सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर दिख रहा था। गांव की पहली सांस अब आजाद हवा में थी, वो हवा जो अब डराती नहीं, दुलराती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर हर दिन एक नई और सबसे अच्छी कहानी प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।